जय हिंद भाई, सभी भाइयों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो हरियाणा एग्ज़ाम जो एएलएम और एसए की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। जय हिंद। मेरा नाम अमित था भाई। जैसे कि हमने 2 क्लास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीट कर दी है। ठीक है, ये 3rd क्लास रहेगी। ये हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम करेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में। ठीक है, जो अंडरग्राउंड केबल है वो भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये क्लास है जो किसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, जो हरियाणा के एएलएम एसए की तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम्स की, या फिर कोई भी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम। अंडरग्राउंड केबल कम दूरी की ट्रांसमिशन के लिए अंडरग्राउंड केबल का यूज किया जाता है। कम दूरी के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि अंडरग्राउंड केबल थोड़ी महंगी होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से, क्योंकि इसमें इंसुलेशन होता है। जो इंसुलेशन के कारण ये महंगी पड़ जाती है। जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें इंसुलेशन का यूज़ नहीं किया जाता है। और भी कुछ कारण हैं जो हम क्लास में बताएंगे आपको कि क्यों कम दूरी के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए अंडरग्राउंड केबल का यूज़ किया जाता है और कहाँ हम ओवरहेड लाइन का यूज़ करेंगे। ज़्यादा दूरी के लिए ओवरहेड लाइन का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए अंडरग्राउंड केबल के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1 है कि आंधी तूफान के समय सेफ सुरक्षित, क्योंकि आंधी और तूफान आ जाएगा। अंडरग्राउंड का मतलब जो ज़मीन के अंदर केबल बिछा के लेके जाई जाती है एक शहर से दूसरे शहर में। ठीक है, और ओवरहेड लाइन का मतलब ये है कि जो खंबे होते हैं, जो सीमेंट वाले होते हैं या जो टावर होते हैं, उनके माध्यम से जो ट्रांसमिशन लाइन लेके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं। और जो ज़मीन के नीचे से केबल दबा के हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम अंडरग्राउंड केबल ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये आंधी और तूफान में जो सेफ रहता है। और दूसरा फ़ायदा है इसका, ये भरोसेमंद होता है, रिलायबल। ठीक है, गुड अपीयरेंस होता है, ये दिखने में सुंदर होता है। क्योंकि अगर हम ओवरहेड लाइन की बात करें तो ओवरहेड लाइन में वायर ऐसे गुच्छे गुच्छे, शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो ऐसे गुच्छे गुच्छे दिखते हैं जो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, और इसका नुकसान क्या है? ये ओवरहेड लाइन के थे जो गुच्छे गुच्छे वाले। और इसका गुड अपीयरेंस क्या है? ये बेनिफिट क्या है इसका केबल का? जो अंडरग्राउंड केबल है वो गुड अपीयरेंस है कि धरती के नीचे से वो दिखती नहीं है। जैसे हम घरों में अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं ना, ऐसे ही ये अंडरग्राउंड केबल है। ठीक है, इसका नुकसान क्या है अंडरग्राउंड केबल का? ये महंगा होता है। नुकसान क्या है? ये महंगा होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि इस पर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि तीनों, एक जो वायर होती है उसके ऊपर भी इंसुलेशन होता है और तीनों वायरों के बीच में भी इंसुलेशन होता है, ताकि एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है, दूसरा नुकसान है इसका कि फॉल्ट ढूंढना कठिन है। इसके अंदर जो फॉल्ट हो जाता है ना, तो उसको ढूंढना कठिन है। जबकि ओवरहेड लाइन में हम सीधे देख के बता सकते हैं कि यहाँ से तार टूटी हुई है, और सीधे हम मीटर को लगा कर भी देख सकते हैं कि कहाँ तक हमें करंट मिल रही है, कहाँ से हमें करंट नहीं मिल रही। तो ये इसका नुकसान अंडरग्राउंड केबल का है कि फॉल्ट हम आसानी से नहीं ढूंढ सकते इसके अंदर। आगे है
ये अंडरग्राउंड केबल का चित्र बना रखा है, ठीक है, कि उसमें क्या क्या पोर्शन होता है अंडरग्राउंड केबल में। अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, पहले जो बिल्कुल सेंटर में होता है वो होती है कोर कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर किसका होता है, एल्यूमिनियम का हो जाता है, कॉपर का हो जाता है। ज़्यादातर हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर का थोड़ा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन होता है, ठीक है, सेकंड लेयर होती है। फिर इंसुलेशन के ऊपर में जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ऐसे लगा रखा है, जो ये होता है मेटल शीट। मेटल शीट क्या काम करती है, ये इसको नमी से बचाती है कंडक्टर को, ठीक है। आगे लाइन वाइज भी मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या काम आते हैं। अभी आप एक बार वैसे देख लो कि इंसुलेशन होता है पहले नंबर पे, फिर पहले नंबर पे कंडक्टर होता है, उसके बाद इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन के ऊपर एक मेटल शीट की परत होती है। केबल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आ गई, मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट का मतलब ये कि धातु की एक परत होती है। धातु किसका यूज़ करते हैं हम, लेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बेडिंग होती है। बेडिंग क्या होती है, ये एक कॉटन की या उसकी बोलते हैं, एक और होता है एक हैसियन टेप, हाँ हैसियन टेप या कॉटन की, कॉटन की नहीं, हैसियन टेप की और जूट की परत होती है। ये क्या करती है, इसको जंग से बचाती है कंडक्टर को, ठीक है। उसके बाद आता है पहले नंबर पे हमारा कंडक्टर हो गया, देख लेते हैं एक बार। पहले नंबर पे हमारा कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन के बाद एक मेटल की शीट जो लेड शीट होती है उसकी परत होती है। उसके बाद हमारा बेडिंग होता है। बेडिंग के बाद होता है आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या करता है, ये स्टील की रोड से होती है ऐसे, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे केबल हम बिछाते हैं, बिछाते टाइम कंडक्टर को कोई टूट फूट ना हो जाए, उसको बाहरी नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मरिंग करते हैं, जो एक स्टील टाइप की रोड सी होती है इस परत में, ठीक है। उसके बाद हो गया सर्विंग, ठीक है। सर्विंग भी हमारा हैसियन टेप या जूट की होती है। ये बाहरी आवरण से या बाहरी वातावरण में जो भी कंडक्टर को नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनसे बचाता है सर्विंग। ये आपको एक एक ऐसे बता रखा है खोल के कि कोर क्या होता है। पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य यह कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य किसका होता है, कोर का होता है, कंडक्टर का होता है। यही इंपॉर्टेंट होती है, बाकी तो इसकी सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है जो बाकी कोर होती है। ये क्या होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। ज़्यादातर हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर महंगी होती है। उसके बाद है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, दो कोर के बीच में इंसुलेशन यूज़ करते हैं जो कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। इंसुलेशन किस चीज़ का होता है, पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर किसका होता है, या ये रबड़ का होता है, ठीक है। इसका पीवीसी की फुल फॉर्म आ जाता है कि क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये याद कर लेना आप। उसके बाद क्या होती है, इसके बाद कौन सी परत होती है जो केबल पे, उसके बाद होती है मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट किस चीज़ की बनी होती है, यह लेड की बनी होती है, लेड धातु की, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, यह कंडक्टर को नमी से बचाते हैं। यह एल्यूमिनियम या लेड की बनी होती है, मोस्टली लेड की बनी होती है, या लेड ऑप्शन में होता है, आप एल्यूमिनियम को टिक कर सकते हो। बेडिंग, बेडिंग का क्या काम है, यह कोर कंडक्टर को जंग से बचाती है, ठीक है। कोरोजन जंग से बचाव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये किससे बनी होती है, हैसियन टेप या जूट से बनी होती है ये। उसके बाद हो गया आर्मरिंग। आर्मरिंग का क्या काम है,
या केबल बिछाने के दौरान झटके या भारी नुकसान से बचाती है ये, ठीक है। आर्मरिंग का आ गया, ये आ गया, दौरान होने वाले खिंचाव या झटकों से बचाती है, ठीक है। आर्मरिंग क्या होता है? ये केबल बिछाने के दौरान झटके या बाहरी दबाव को रोकने का काम करता है, अर्थात कोर को इंसुलेशन के दौरान होने वाले खिंचाव या झटकों से बचाता है, ठीक है। यह कोर को कवच करने का काम करता है। इसको स्टील की पतली पतली रोडों से करते हैं इस परत को, ठीक है। इसको आर्मरिंग बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ सर्विंग। ये भी हेसियन टेप और जूट की बनी होती है। एक सर्विंग हो गया हेसियन टेप की, एक बैडिंग हो गया, ठीक है। इसका काम वातावरण में होने वाले प्रभावों को, गर्मी हो गया, धूप हो गया, वर्षा हो गया, उससे कोर को बचाना होता है इसका काम। मेन चीज़ कोर को ही बचाना होता है। हमारी इंपॉर्टेंट कोर होती है, सभी कोर के लिए काम करती है जो भी परतें होती है, ठीक है। इसको मतलब इसको याद कर लेना, सीरीज वाइज पूछ लेता है कि कोर में कौन कौन सी परत होती है, उसको सीरीज मिलके जिससे इसको बोलते हैं SIMBAR, ठीक है। ऐसे याद कर लेना सिम बार। पहले नंबर पे कोर आती है, सेकंड नंबर पे इंसुलेशन आता है, थर्ड नंबर पे आ गया मेटेलिक शीट होगी या लेड शीट होगी, फिर फोर्थ नंबर पे हो गया बैडिंग, फिफ्थ नंबर पे हो गया आर्मरिंग, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर पे हो गया तेरा आर से क्या बन रहा था, एक सेकंड, सिम्बार नहीं है, सिम्बास है, SIMBAS, ठीक है। कंडक्टर हो गया इंसुलेशन, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर मेटलिक शीट, फोर्थ नंबर बैडिंग, 5 नंबर आर्मरिंग और 6 नंबर हो गया सर्विंग। नंबरिंग के हिसाब से याद कर लेना। कि ये ऐसे पूछ लेता है कि बैडिंग के बाद कौन सी, बैडिंग के ऊपर कौन सी जो परत की जाती है अंडरग्राउंड केबल में, बैडिंग के बाद कौन सी आ जाती है, CIMBA आर्मरिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है कुचालक का रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। जो चालक का रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। अगर चालक जो कंडक्टर का होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ेगी किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन जो कंडक्टर का जो इंसुलेशन होता है कंडक्टर के ऊपर और इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है जो रेजिस्टेंस होता है इंसुलेशन का वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर किसी इंसुलेशन की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर के केस में लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडक्टर का जो इंसुलेशन होता है ऊपर जो PVC टाइप का होता है, ठीक है, या रबड़ होता है, ठीक है, कुचालक होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है लेंथ के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बढ़ेगी किसी भी इंसुलेशन की या कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, उसका रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने पर कम हो जाता है,
ठीक है। और अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम होना नुकसानदायक है, क्योंकि हम आइडियली चाहते हैं कि इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा इंसुलेशन का तो करंट लगने से बच सकेंगे हम, और सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं इंसुलेशन का, वो प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, ये याद कर लेना कि जो रेजिस्टेंस है ऑप्शन में पूछ लेगा कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्ट होता है, या रेजिस्टेंस लेंथ के इक्वल होता है, कुछ भी मतलब 2-3 ऑप्शन पूछ के आपसे बता देगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जो कुचालक का रेजिस्टेंस है वो लेंथ के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और हो गया इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हो गया, एल हो गया, एल हो गया अंडरग्राउंड केबल की लंबाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अगर आप मतलब ऐसे दे देता है कि रेजिस्टेंस दे देता है किसी उसका केबल का, ठीक है, और लेंथ दे देता है, मान लिया कि 100 मीटर, जैसे ऐसे दे देते हैं कि 100 मीटर वायर दे दी, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ऐसा पूछ लेगा कि अगर हम उसकी लेंथ को 200 मीटर कर देते हैं केबल की, ठीक है, 200 मीटर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसे पूछ लेंगे। केबल की इंसुलेशन का रेजिस्टेंस पूछ लेंगे। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, लेंथ 1/r हो गया। ठीक है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेंथ कितनी होगी, डबल होगी, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आधा हो जाएगा। 50 ओम का कितना हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, यही चीज़ अगर हम फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से कैसे हो जाएगा, पहला रेजिस्टेंस दे रखा है, जैसे कि अभी एग्जांपल में बताया था, जैसे कि पहला रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, सॉरी 50 ओम, 50 ओम माना था ना हमने, पहला रेजिस्टेंस हो गया 50 ओम, और हमें दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है। लेंथ दे रखी थी पहली 100 मीटर, पहली लिखनी है हमने नीचे, ठीक है, दूसरी दे रखी थी 200 बटे में पहली कितनी दे रखी थी 100। ठीक है, ऐसे लिख लेना है L2 बटे L1। तो कटिंग कर लो इसे, 100 दूनी 200, और R2 उस साइड चला जाएगा और 2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा 50/2, वही 25 ओम आ जाएगा। फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से करने ना, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इसको कि अगर लेंथ दोगुनी हो गई तो कितना हो जाएगा, इंसुलेशन कितना हो जाएगा, लेंथ 2 गुना बढ़ गई तो इंसुलेशन 2 गुना घट जाएगा। ठीक है, अर्थात केबल की लंबाई बढ़ने पर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जो नुकसानदायक है। ठीक है, इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है हमें चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। आगे प्रश्न है, क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। एक 100 किलोमीटर की भूमिगत केबल के लिए इंसुलेशन का रेजिस्टेंस 400 ओम है, तो 200 किलोमीटर की केबल के लिए इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, लेंथ दे रखी है पहले 100 किलोमीटर, ठीक है, ये होगी L1, और L2 दे रखा है भाई 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दे रखा है, तो लेंथ कितनी होगी, 2 गुना होगी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा भाई। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 400, तो इसका 1/2 कर दो, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 200 ओम आ जाएगा। ठीक है, लेंथ अगर 2 गुना हो गई, 200 किलोमीटर चला गया, तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जितना पहले दिया हुआ है। इसका उत्तर आ जाएगा 200 आ गया। ठीक है, अभी केबल के प्रकार दे रखे हैं ये,
केबल के प्रकार देखो। नंबर 1 है लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल और इसको लो वोल्टेज केबल को लो टेंशन केबल भी बोल देते हैं। ये कहाँ कैसे यूज होती है? ये अप टू 100 वोल्टेज, अगर हमें 1000 वोल्टेज या 1 किलो वोल्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम जो केबल यूज़ करते हैं वो लो वोल्टेज केबल यूज़ करते हैं। ये उसको हम लो वोल्टेज केबल बोलते हैं, ठीक है, 1 केवी तक की वोल्टेज के लिए। अगर हमें 11 केवी तक की वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है, तो उसको हम हाई टेंशन केबल बोलते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो केबल हम 11 केवी या 11 केवी तक की वोल्टेज को, जैसे 1 किलो वोल्ट से और 11 केवी तक के बीच में जो हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, उसमें यूज़ होने वाली केबल को हम हाई टेंशन केबल या हाई वोल्टेज केबल बोलते हैं। ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड है, पहले लो हो गया, फिर हाई हो गया, फिर सुपर टेंशन, ठीक है। पहले हो गया जो लो टेंशन हो गया वो 1 केवी तक, जो सेकंड हो गया वो 11 केवी तक, जो थर्ड हो गया 11 केवी से 33 केवी तक, ठीक है। ये सुपर टेंशन केबल हो गया। फिर हो गया एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ये हो गया 33 से 66 केवी तक के हैं, जो हम वो 33 केवी से 66 केवी तक की वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो उसमें यूज होने वाली जो केबल अंडरग्राउंड केबल है उसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल बोलते हैं, ठीक है। और 132 केवी से ज़्यादा की वोल्टेज को ट्रांसमिट के लिए हम जो केबल यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल बोलते हैं, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि हमें 11 केवी से, या मतलब ऐसे दे दिया जाएगा आपसे कि 22 केवी की 22 केवी की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी अंडरग्राउंड केबल का यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में आ जाएगा हाई का किया जाता है, सुपर टेंशन का किया जाता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का किया जाता है। तो 22 केवी कहाँ आता है? 11 केवी से 33 केवी के बीच में, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि हम 22 केवी के लिए जो एक एक्यूरेट आंकड़ा है, तो हम सुपर टेंशन केबल का यूज़ करेंगे। करने को तो हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन का भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन से 33 केवी 66 केवी तक की या 132 केवी से ज़्यादा कर सकते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल के साथ, तो हम ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ये हमें कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें अगर 22 केवी की वोल्टेज को सप्लाई करना है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का यूज़ करें। उसके लिए प्रॉपर बनाई गई है 11 केवी से 33 केवी के बीच में जो वोल्टेज सप्लाई करनी है, उसके लिए कौन सी केबल यूज़ करेंगे? सुपर टेंशन केबल। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे हरियाणा के जो ALM और SC का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है केबल की धारिता, ठीक। केबल की धारिता मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि केबल की धारिता जो कैपेसिटेंस है वो कैसे बनता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। जब 3 कोरों से करंट गुजरना है तो उनके बीच में कैपेसिटेंस का संबंध बनता है, ठीक है। जब हम ऐसे ये केबल होगी, ठीक है, ये 3 कोर निकली हुई है और 3 कोरों के बीच में क्या होता है? इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन होता है, जो प्लेट, ये कोर क्या करती है? प्लेट का काम करती है। और जो इंसुलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? पावर स्टोर हो जाती है, ठीक है। कैपेसिटर का काम करने लग जाता है जो इंसुलेशन होता है, और जो प्लेट होती है, ये कंडक्टर होता है, वो प्लेट का काम करने लग जाती है। तो ये होता है केबल की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ केबल, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में ये प्लेट दिखा रखी है, ये वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज डिफरेंस होता है। ऐसे ही केबल के अंदर भी वोल्टेज डिफरेंस होता है, उसके बीच में भी हम इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि केबल में कैपेसिटेंस होता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है
लेंथ के, केबल की लेंथ के। अगर केबल की लेंथ बढ़ेगी तो जो कैपेसिटेंस ऑफ केबल होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ अगर 2 गुना हो गई तो कैपेसिटेंस भी 2 गुना हो जाएगा। जबकि जो रेजिस्टेंस था वो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस था वो क्या था, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जबकि कैपेसिटेंस क्या होगा, लेंथ के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, ये लेंथ बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है पूछा गया है जो, अगर केबल की लंबाई बढ़ाए तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस और धारिता क्रमशः, ये अंडरग्राउंड केबल के बारे में पूछ रखे हैं कि अगर केबल की लंबाई बढ़ा दें तो जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है और धारिता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको बताना कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा, और धारिता बताना, कैपेसिटेंस बताना आपको कि लेंथ बढ़ने पे बढ़ेगी या कम होगी। हमने क्या कर रखा है, ये केबल की लेंथ है जो वो बढ़ा दी, ठीक है। लेंथ बढ़ा दी तो हमने बताया कि केबल की लेंथ के साथ इंसुलेशन की लेंथ बढ़ेगी। अगर इंसुलेशन की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आर तो हो जाएगा कम, ठीक है। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होता है, लंबाई बढ़ने पर क्या बताया अभी ऊपर ही बताया है कि लंबाई, केबल की लंबाई बढ़ने पर जो कैपेसिटेंस होता है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि अगर केबल की लंबाई बढ़ जाती है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जो उसकी धारिता वो बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट पता करना मुश्किल होता है, ये आपको बता दिए। मेथड ऑफ फाइंड फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल में जो दोष पता करते हैं वो कैसे करते हैं, ये 2 विधि है अंडरग्राउंड केबल में दोष पता करने की। ये पेपर में पूछे गई है कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम अंडरग्राउंड केबल में दोष पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन में इनमें से एक कोई मिल जाएगा तो आप उत्तर लगा देना, ठीक है। नंबर 1 है मुर्रे लूप टेस्ट और सेकंड है वार्ले लूप विधि। या ऐसा पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सी विधि है जो जिसके द्वारा हम अंडरग्राउंड केबल का फॉल्ट पता नहीं कर सकते, ठीक है। ए दे देगा मुर्रे लूप टेस्ट, सेकंड दे देगा वार्ले लूप टेस्ट, थर्ड दे देगा, थर्ड भी ऐसे दे देगा कि वोल्ट मीटर टेस्ट, ठीक है। तो वोल्ट मीटर टेस्ट से, या फोर्थ दे देगा ऐसे ही वाट मीटर टेस्ट। तो वोल्ट मीटर या वाट मीटर से तो हम अंडरग्राउंड केबल का जो फॉल्ट पता नहीं कर सकते, ठीक है। या अंडरग्राउंड केबल का ऐसे ही बोल सकते हैं कि कुछ और भी दे सकता है वाट मीटर या एम्पीयर मीटर की जगह पे। और जैसे हमारा उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, किसी ऑप्शन में ऐसे दे देगा कि ए और बी दोनों, ठीक है। मुर्रे और वार्ले अगर पहले और दूसरे नंबर पे दे रखा है तो ये दोनों विधि से हम अंडरग्राउंड केबल का फॉल्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मुश्किल होता है अंडरग्राउंड केबल में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की कंपैरिजन में फॉल्ट पता करना, लेकिन फॉल्ट तो पता कर ही लेते हैं कि कोई न कोई विधि तो निकालते ही है। तो ये वही विधि है जिसके माध्यम से हम अंडरग्राउंड केबल का फॉल्ट पता करते हैं। याद कर लेना इसको, मुर्रे लूप विधि और वोर्ले लूप विधि। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड केबल। ये केबल समझा रखी है आपको, ये बीच में हो गया ये, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये बीच में ये कंडक्टर है बीच में, ठीक है। और ये इसके ऊपर ये क्या है, ये इंसुलेशन है। ये सफ़ेद रंग का इंसुलेशन मान लो, और ये बीच में जो सफ़ेद रंग का है, ठीक है, ये कंडक्टर मान लो। और जो ये बीच में ये हरा है ये कंडक्टर की ऊपरी परत है, ये वाली, ठीक है। और जो ये ऊपर ये है ये क्या है, पहले कंडक्टर हो गया, उसके बाद ये वाइट वाला इंसुलेशन हो गया, उसके बाद में ये ग्रीन हो गया। तो ये ग्रीन क्या हो गया, इंसुलेशन के बाद में क्या आता है, मेटल शीट आता है। तो ये ग्रीन वाला मेटल शीट मान के चलते हैं आपको, ठीक है।
ठीक है ऐसे। तो अभी क्या देखना है आपको, ये देखना है कि जो ये रेडियस है, ठीक है, कंडक्टर का जो सेंटर है, सेंटर से और कंडक्टर के जो बाह्य परत है वो रेडियस, और एक होगी हमारी कंडक्टर के सेंटर से इंसुलेशन की बाह्य सतह या जो मेटल शीट है उसकी परत जहाँ से वो शुरू होती है, ठीक है। दो रेडियस दे रखी है इसमें, आप अगर जो इसमें समझा रखा है उससे भी देख सकते हैं, इसे ही समझा देता हूँ मैं। तो एक रेडियस ये दे रखी है, ठीक है, एक रेडियस ये दे रखी है। ये हो गया ऊपर वाली जो मेटल शीट शुरू हो जाती है यहाँ से, ये इंसुलेशन है, ये कंडक्टर है बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है ये देखते हैं कि कोर की सरफेस पर, जो ये कोर है ना, ये सरफेस होगी कोर की, ठीक है। कोर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का होता है कोर की सरफेस पे होता है, कोर के सेंटर में होता है, या इंसुलेशन की सरफेस पे होता है, कहाँ होता है? उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कोर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और शीट की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मिनिमम होता है। क्योंकि शीट और कंडक्टर के बीच में क्या आ गया, इंसुलेशन आ गया। जितना कंडक्टर से दूर जाएंगे उतना ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी जो करंट है, वोल्टेज है, वो कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा कहाँ पे, शीट के सरफेस पर, ठीक है। जैसे जैसे हम कोर की तरफ से शीट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। ये फॉर्मूला आ गया कि जैसे हमने पीछे वो केबल लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस निकाला था, वैसे ही ये फॉर्मूला है कि जो कंडक्टर का फील्ड, जो फील्ड है, क्या दे रखा है, ये फील्ड वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है। मैक्सिमम होती है कंडक्टर की सरफेस पे और मिनिमम होती है शीट की सरफेस पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि जो डी बाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डायमीटर दे रखे दोनों, डायमीटर इसमें से दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, R1 R2। यहाँ पे रेडियस दे रखा है, हम देखते हैं कि D2 और D1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी है कोर का डायमीटर, ठीक, और जो कैपिटल डी है वो है शीट का व्यास। कंडक्टर के सेंटर से, एक सेकेंड, ये कंडक्टर के सेंटर में से ये तो हो गया हमारा कैपिटल डी, ठीक है, और हमारा जो स्मॉल डी है वो हो गया ये, ठीक है। जो कोर के सरफेस पे डायमीटर है उसको हम स्मॉल डी से व्यक्त कर रहे हैं फॉर्मूले में, और जो कैपिटल डी है उसको हम जो शीट की सरफेस है उसको सेंटर से होते हुए जो व्यास बन रहा है, हमारा डायमीटर बन रहा है, उसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और आर कैसे हो जाएगा, आर स्मॉल और स्मॉल आर ऐसे यहाँ से सेंटर से यहाँ तक हो गया, ठीक है, और जो बड़ी आर रेडियस है ये यहाँ हो गया, ठीक है। ये याद रखना आप फॉर्मूले में अभी इसको अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है, सेंटर पे, नहीं सॉरी, कंडक्टर के सरफेस पर, और उसकी कंडक्टर की जो रेडियस है उसको R1 मानना हुआ है, ठीक है। वो जितनी रेडियस बढ़ेगी जो उसके मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला है ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और अपॉन में मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल दे रखा है R2/R1, जहाँ पे R2 क्या हुआ है, R2 है रेडियस ऑफ मेटल शीट, ठीक है, और जो R1 है वो है रेडियस ऑफ कंडक्टर शीट अप टू सेंटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के सेंटर से
कंडक्टर के सरफेस पर जो रेडियस बना है उसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे काम आएगा। एक सिंगल कोर केबल में कोर की रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर और शीथ की रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। शीथ की रेडियस का मतलब क्या है? शीथ की सरफेस और कोर के सेंटर से जो रेडियस बन रही है उसको हम शीथ रेडियस बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर कोर की सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 50 वोल्ट है और शीथ की सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, शीथ की जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है। पहली बात तो अगर हमारा कोर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 50 वोल्ट है तो शीथ की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ठीक है, कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर सरफेस। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर 50 वोल्टेज से कम में एक ही उत्तर है तो हम सीधा उसको टिक कर देते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ऑप्शन दे रखा आपको 30 वोल्ट, ठीक है, आगे 60 वोल्ट, 80 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो 50 वोल्ट से कम सीधा क्या है? एक ही है, 30 वोल्ट। हमें पता है कि जो शीट की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम होता है कोर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, हमें सिर्फ ये एक एग्जांपल दिए। अगर 50 वोल्टेज से कम दे रखा है जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर सरफेस है, उससे कम में कई ऑप्शन दे रखे हैं तो हम फॉर्मूले के माध्यम से उसको निकाल लेंगे। ठीक है, R1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर, जहाँ पे R1 क्या है? कंडक्टर का रेडियस है। ठीक, देखो आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में R1 क्या है यहाँ पे, जो ये देखो सिंगल और केबल में कोर का रेडियस, हाँ ये रहा, कोर होया या कंडक्टर होया। ठीक है, उसका रेडियस दे रखा है R1 20 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है शीट का रेडियस और 30 सेंटीमीटर दे रखा है। वो फॉर्मूले पर अप्लाई करना है बस। R2 बटे R1 है इक्वल कितना? मैक्सिमम बटे मिनिमम। हमने मैक्सिमम दे रखा है 50, मिनिमम निकालना है और ये निकाल के हमारा 30 बटे 20 3 बटे 2, तो फॉर्मूले में रख के इसका उत्तर आ जाता है हमारा। यहाँ पे ये सोल्व कर लेते हैं। ई मिनिमम हो गया, ई मिनिमम में तो निकालना हमें, उस साइड चला जाएगा 2/3 गुणा 50, ठीक है, 100/3 हो गया ना। ई मिनिमम हो गया हमारा 100/3। 100/3 को भी अब अगर हम काटते हैं तो कितना आ जाता है? 33.33 उत्तर आ जाता है हमारा ई मिनिमम। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अंडरग्राउंड केबल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ सबसे कम हो जाती है? देखिए मैंने बताया था ना, ये प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ऑप्शन दे रखा है कि कोर की सतह पे होता है, शीट की सतह पे होता है, कोर व शीट के बीच में होता है या नन किसी में भी। क्या पूछ रखे हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोर की सतह पर होता है भाई। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है ना कोर की सतह पे, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है? सबसे कम पूछ रखा है भाई। सबसे कम है शीट की सतह पे सबसे कम होता है, उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे पढ़ लिया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कोर की सतह पे होता है और सबसे कम कहाँ होता है? शीट की सतह पे। लेकिन हमें क्वेश्चन में सबसे कम पूछ रखा है तो शीट की सतह पे सबसे कम होता है, उत्तर बी हो जाएगा। अभी हमारा ओवरहेड ये अंडरग्राउंड केबल का हो गया। अभी हम पढ़ेंगे कि 14 ओवरहेड लाइन। ठीक है, ओवरहेड लाइन के बारे में मैंने लास्ट 2 क्लास लगा रखी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो ओवरहेड लाइन में दोष होते हैं। ठीक है, वायर टूट जाती है तो एक वायर टूटती है, 2 वायर टूटते हैं, एक वायर टूटने को क्या बोलते हैं, 2 वायर टूटने को क्या बोलते हैं, तीनों टूट कर धरती में गिर जाती है उसको क्या बोलते हैं। और इन टूटने से जो भी फॉल्ट होता है उसको भी अलग अलग नाम दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ से एग्ज़ाम के लिए बनते हैं तो आपको ये करवाएंगे हम। ठीक है, फॉल्ट इन ओवरहेड लाइन। अभी अंडरग्राउंड
केबल की बात हो रही थी, लेकिन अभी अंडरग्राउंड केबल आज के लिए यहीं तक किया हमने। अभी आगे कर रहे हैं कि जो ओवर हेड लाइन की जो वायर टूट जाती है उसमें फॉल्ट होता है, उसी से रिलेटेड हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये फॉल्ट कितने प्रकार का होता है ओवर हेड लाइन में? ये दो प्रकार का होता है, अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक फॉल्ट। ठीक है, या अनसिमेट्रिक को अनबैलेंस्ड फॉल्ट भी बोल देते हैं, सिमेट्रिक को बैलेंस फॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, या बैलेंस फॉल्ट किस में होता है? थ्री फेज फॉल्ट बोलते हैं इसको, मतलब जब तीनों वायर होती है अंडरग्राउंड जो ओवर हेड लाइन में, ठीक है, ये तीनों टूट जाती है आपस में, ऊपर ही रह जाती है और तीनों टूट के धरती में गिर जाती हैं। ठीक है, उसको सिमेट्रिक और बैलेंस फॉल्ट क्यों बोलते हैं? बैलेंस का मतलब इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही कम होता है फॉल्ट, लेकिन जब होता है भाई धमाकेदार होता है, सबसे खतरनाक भी ये थ्री फेज फॉल्ट ही हमारा होता है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। देखो अभी पढ़ा था हमें, जो फॉल्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, या इसी को हम बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फॉल्ट। ये ओवर हेडलाइन की बात हो रही है भाई, बार बार बता रहा हूँ आपको। जो अनसिमेट्रिक फॉल्ट होता है या अनबैलेंस्ड फॉल्ट होता है, अनबैलेंस्ड का मतलब होता है जिसको बैलेंस नहीं हो रहा, बार बार वो फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब अभी हम पढ़ रहे हैं अनसिमेट्रिक या अनबैलेंस्ड फॉल्ट, एलजी फॉल्ट। एलजी फॉल्ट का मतलब क्या है? जब जैसे हमने यहाँ समझा रखा है, एक आर वाई बी और ये जमीन है, ये ग्राउंड है, न्यूट्रल नहीं है, ध्यान रखना, ये धरती को डिनोट कर रहा है जी। ठीक है, जब हमारी आर वाई बी में से कोई भी एक वायर टूटकर ग्राउंड धरती पर गिर जाती है तो उसको हम बोलते हैं एलजी फॉल्ट। ठीक है, लाइन ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होने वाला फॉल्ट है एलजी फॉल्ट, क्योंकि कोई भी आंधी तूफान हो जाते हैं तो एक वायर तो टूटी रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एलजी फॉल्ट, और ये सबसे ज़्यादा होने वाला फॉल्ट कौन सा है? एलजी फॉल्ट। आगे आ गया एलएल फॉल्ट। ठीक है, जब हमारी एलएल फॉल्ट का मतलब है कि जब एक वायर टूटकर दूसरी पे गिर जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, उसको हम लाइन टू लाइन फॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है, पहले क्या थी, एक वायर टूट कर ग्राउंड पे गिर गई, अभी दूसरी में क्या है, एक दो वायर आपस में चिपक जाती है। ठीक है, या शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एलएल फॉल्ट। ये सेकंड नंबर का फॉल्ट है जो ज़्यादा होता है, पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा होता है एलजी फॉल्ट, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? एलएल फॉल्ट। उसके बाद है एलएलजी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जब दो वायर शॉर्ट सर्किट होकर ग्राउंड पर गिर जाती है ना, उसको एलएलजी फॉल्ट बोलते हैं भाई। ठीक है, ये अनसिमेट्रिक की ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये तीन हो गए अनसिमेट्रिक में, एलजी फॉल्ट, एलएल फॉल्ट और एलएलजी फॉल्ट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखो ये बता भी रखा है, जब दो फेज वायर आपस में शॉर्ट हो जाए तो उसको एलएल फॉल्ट बोलते हैं, और जब दो फेज शॉर्ट हो जाए और ग्राउंड पे गिर जाए उसको बोलते हैं एलएलजी फॉल्ट। ये अनसिमेट्रिक के वही थे बस, एलजी फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट और एलएल फॉल्ट। अभी हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक फॉल्ट। सिमेट्रिक फॉल्ट में दो फॉल्ट आते हैं, अगर हमारी तीनों वायर आपस में शॉर्ट हो जाती है और ऊपरी रहती है, ग्राउंड पे ना गिरे। ठीक है, शॉर्ट हो गए वहीं पे, मतलब या तो हमारा पीछे से सर्किट ब्रेकर होता है वो डाउन हो जाता है किसी न किसी प्रकार से, हमारी वायर ग्राउंड पे नहीं गिरती, उसको बोलते हैं हम एल फॉल्ट। ठीक है, लाइन टू लाइन फॉल्ट। और आगे है एल जी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, ये सिमेट्रिक फॉल्ट के एग्जाम्पल है। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे यही समझाया गया है कि ये बैलेंस्ड फॉल्ट है, सबसे कम होने वाले फॉल्ट हैं। लेकिन थ्री फेस के हैं, तीनों वायर अगर शॉर्ट सर्किट होगी और तीनों वायर शॉर्ट सर्किट हो गए, अगर ज़मीन पे गिर जाएगी तो ये धमाकेदार होगी, बहुत खतरनाक होगी और बहुत जानलेवा होगी, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट सर्किट से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से हमारा जो करंट है वो इन्फिनिटी हो जाता है और पावर लॉस हो जाता है, इसके रार बहुत ज़्यादा हो जाता है और आग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
जब तीनों फेज हटकर आपस में शॉर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एल 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 फॉल्ट, ठीक है। और जब तीनों फेज शॉर्ट होकर ग्राउंड से टच कर ले तो उसको बोलते हैं एल 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 जी फॉल्ट। ऐसा फॉल्ट जिसमें दो फेज या दो फेज प्लस ग्राउंड या एक फेज प्लस ग्राउंड शामिल हो उसे ग्राउंड फॉल्ट बोल देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राउंड फॉल्ट किसे बोल देते हैं, ठीक है। उत्तर दे देंगे आपको, एल 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 फॉल्ट को बोलते हैं, एल एल फॉल्ट को बोलते हैं, ठीक है। या आ जाएगा एल एल जी फॉल्ट को बोलते हैं, या किसी को भी नहीं बोलते, नन। तो किसको बोलते हैं भाई ग्राउंड फॉल्ट, जिसमें ग्राउंड शामिल हो, ठीक है। या तो दो फेज शॉर्ट होगी ग्राउंड पे गिर जाए, या कोई भी एक, जैसे एल जी फॉल्ट है ये भी एक ग्राउंड फॉल्ट है, या कोई एक वायर टूटकर ग्राउंड पे गिर जाए, इसको ग्राउंड फॉल्ट बोल देते हैं। जो एल 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 है या लाइन टू लाइन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये ग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, धरती पे नहीं गिरते, तो इसको हम ग्राउंड फॉल्ट नहीं बोल सकते। आगे बस अभी ये जो थ्योरी थी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी प्रीवियस एग्जाम्स में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको करवाएंगे। ये आगे भी सेम टू सेम उड़ जाएंगे भाई, जब एग्ज़ाम होगा ना मैं मिला के आपको बता दूंगा कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं करवा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट ही डाटा नोट किया हुआ है, मेरे पर्सनल नोट्स हैं, ठीक है। और बहुत ही होनहार टीचर से स्पेशल इलेक्ट्रीशियन जो बड़े बड़े बीटेक जेई क्लासों के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आईटीआई के बच्चों को बस पहला ही बैच था उनका। हम भाग्यशाली थे जिन्होंने मौका मिला उनसे पढ़ने का, और हमने नोट्स बनाए और इन नोट्स को आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको भी बेहतर एजुकेशन मिल सके और कंटेंट अच्छा मिल सके, ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर हो और आप भी एक अच्छे और कम टाइम में नौकरी पा सके, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है इसमें से सिमेट्रिक फॉल्ट कौन सी है, ठीक है। सिमेट्रिक कौन सी होती है, जो बैलेंस्ड होती है। जो बैलेंस्ड का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब जो कम होती है, ठीक है। कम कौन सी होती है, थ्री फेज वोल्ट होती है भाई। एल जी वोल्ट सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एल एल होती है, फिर थर्ड नंबर पे एल एल जी होती है। थर्ड जो एल 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 है ना, लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये सबसे कम होता है, इसी को हम सिमेट्रिक फॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ उत्तर डी हो जाएगा आपका। थ्री फेज फॉल्ट या एल 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 जी फॉल्ट भी हमारा सिमेट्रिक फॉल्ट में आता है। अगर ऑप्शन में ये होता तो ये भी हमारा उत्तर हो जाता। प्रश्न है कि ग्राउंड फॉल्ट कौन सा है, ऐसा फॉल्ट जिसमें ग्राउंड शामिल हो। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे एल जी फॉल्ट, एल एल जी फॉल्ट, एल 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 जी फॉल्ट, ठीक है। और मतलब ये हमने बता रखा है, अगर हम ऑप्शन माने तो फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हमारे सभी एल जी फोल्ट, एल एल जी फोल्ट और एल 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 जी फोल्ट, इनमें सभी में ग्राउंड यूज हो रखा है। ये ग्राउंड पे गिरी हुई वायर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और हेडलाइन की, तो इनको हम सभी को ग्राउंड फॉल्ट बोल देते हैं। अभी ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो सबसे ज़्यादा होने वाला फॉल्ट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे ही, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है लेक ऑफ टाइम की वजह से, ठीक है। हमने क्वेश्चन को नोट कर रखा है, लेकिन ऑप्शन कहीं कहीं नोट कर रखे हैं, कहीं कहीं नहीं नोट करके। तो ऑप्शन इसलिए नोट करके मेरे को समझ में आ गया, अगर आपको ऑप्शंस की ज़रूरत होती है जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से आपको समझाया जाए, तो आपको ऑप्शन के माध्यम से नोट करके समझा दिया जाता है। और जहाँ पे लगता है कि आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि मैं बोल के बता देता हूँ, आप उसको समझ लेना। सबसे ज़्यादा होने वाला फॉल्ट कौन सा है, एल जी फॉल्ट, मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा होने वाला एल जी फॉल्ट है। कि थोड़ी सी हवा चली नहीं, या किसी पशु ने ऐसे भी मार दिया खंभा, कोई बार पता चल रहा है कि वो काफ़ी दिनों से है, बदली नहीं गई है और टूट के ज़मीन पे गिर गई, उसको भी हम एल जी फॉल्ट बोलते हैं, किसी एक कंडक्टर का टूट जाने से, ठीक है। नीचे ये बड़ा एल जी फॉल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम होने वाला फॉल्ट कौन सा भाई? सबसे कम कौन सा होता है? सिमेट्रिक फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट, क्योंकि इसमें तीनों वायरों का शॉर्ट होना बहुत ही कम चांस है, क्योंकि एक वायर टूट के धरती पे गिर सकती है, या दो वायर आपस में शॉर्ट हो सकती है, दो वायर शॉर्ट होकर जमीन पे गिर सकती है, जिसको हम अनबैलेंस्ड फॉल्ट बोलते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन तीनों वायर्स है जो ओवरहेड लाइन की, वो आपस में चिपकना, शॉर्ट होना, और तीनों वायरों का चिपक के धरती में गिर जाना, ये थोड़ा सा मतलब कभी कभी होता है, ठीक है, बहुत सुनने में भी नहीं आएगा। तो यही फॉल्ट है जो सिमेट्रिक फॉल्ट है, बैलेंस्ड फॉल्ट है, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं कि सबसे कम होने वाला फॉल्ट है। नेक्स्ट है, बस अभी एक दो क्वेश्चन और रखा है आपका, तो कंप्लीट हो जाएगा अभी। सबसे ज़्यादा होने वाला और हेड लाइन के फॉल्ट इन डिक्रीज ऑर्डर में बता रखे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा होने वाला, सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है? LG, फिर LL, फिर LLG, फिर थ्री फेज फॉल्ट। थ्री फेज फॉल्ट में कौन कौन सा आता है? LLL फॉल्ट और LLLG फॉल्ट, ठीक है। सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सा होता है? मैंने बताया ना कि सबसे खतरनाक कौन सा होता है? थ्री फेज फॉल्ट। ये होता कभी कभी है, लेकिन जब होता है भाई विनाश हो जाता है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस। सबसे कम खतरनाक कौन सा होता है? LG फॉल्ट। एक फेज टूट के हम अगर ग्राउंड पे गिर जाता है तो वो कम खतरनाक होता है, उसकी वोल्टेज कम होती है, या मतलब उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा होने वाला LG फॉल्ट है, लेकिन ये सबसे कम खतरनाक होता है इन कंपैरिजन टू LL फॉल्ट, LLG फॉल्ट और थ्री फेज फॉल्ट। क्योंकि अगर थ्री फेज फॉल्ट की वोल्टेज देखी जाए तो वोल्टेज डिफरेंस देखा जाए बहुत ज़्यादा होता है, और टू फेज में भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके कंपैरिजन में अगर ये फॉल्ट हो रहा है और एक LG फॉल्ट हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LG फॉल्ट कम खतरनाक है इन कंपैरिजन टू अदर फॉल्ट, ठीक है। वैसे तो भाई सिंगल फेज का वोल्टेज भी छोड़ेगा नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अदर्स के कंपैरिजन में हम इसको कम खतरनाक बोल देते हैं। घटते क्रम में फॉल्ट विच इज मोस्ट डेंजरस, जो सबसे खतरनाक है वो इन डिक्रीज ऑर्डर में, ठीक है। थ्री फेज फॉल्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक है भाई, ठीक है, और फिर उससे कम LLG फॉल्ट है, फिर LL फॉल्ट, और सबसे कम खतरनाक LG फॉल्ट। ये क्लास थे भाई अपनी, जोर लगा दिया भाई मैंने तो समझाने में, ठीक है, और मैं उम्मीद भी यही करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। और हो सकता है आपने ये कंटेंट पहले अदर्स टीचर्स से नहीं कर रखा हो कंप्लीट, ठीक है, और कम समझ में आया हो, लेकिन बहुत ईजी है भाई। आप देखो कि मैंने भी एक बार में मेरे भी नहीं समझ में आया होगा, तो मैंने दूसरी बार में कंप्लीट कर लिया, और आप देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से आपको समझाया है, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और मैंने भी किसी टीचर से समझ के ही किया है, तो आप भी ये कर लोगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो कंटेंट है वही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ते रहो एग्ज़ाम्स में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको कर लेना, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो इसको दोबारा क्लास को देख लेना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल भी है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर हमारा, ठीक है, और टेलीग्राम भी इसी नाम से है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में ई कैपिटल है, करियर में केयर कैपिटल है, और बाद में ई आर जो वो स्मॉल है, केंद्र में के कैपिटल है, ठीक है। इस पे मैं इसकी PDF डाल दूंगा अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, दोबारा रिवाइज करने के लिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई इसको शेयर कर देना अपने साथियों के साथ में, और ऐसे ही बेहतरीन क्लास को देसी तरीके से, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि देसी तरीके से जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट है प्रिपरेशन के दौर में उसको कैसे समझाया जा सकता है, और उसको मतलब किस तरीके से कोई भी चीज़ याद करवाई जा सकती है। टीचर्स काफ़ी दिनों से जो पढ़ने की उसमें होता है, लाइन में होता है, वो कम होता है, ठीक है, वो पढ़ाने में ज़्यादा आ जाता है, वो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम समझ पाता है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है,
तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, और मेरे को प्रोवाइड करा रखा है, अगर मेरे को कैसे समझ में आया तो उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लास आपके समझ में आई तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना भाई। ऐसे ही अगर मतलब आपको और क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं अभी काफ़ी दिनों बाद, मैंने पहले भी ट्राई किया था कि मैं कंटिन्यू क्लास अटेंड करूं आपकी, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन अभी मैं कई दिनों से कंटिन्यू हूं और मैं कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू ही रखूं और आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।